हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूनिट 3 में सेकंड चैप्टर है, रोल्स, जो वैश्विक न्याय से रिलेटेड टॉपिक है। और ये जो न्याय है, वैश्विक न्याय की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? वो थे जो रॉल्स थे, उन्होंने अपनी ये जो है अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। तो उससे रिलेटेड ये पूरा है कि इनका जो इंटरनेशनल लेवल पर जो जस्टिस है, इंटरनेशनल जस्टिस जिसे बोलते हैं वैश्विक न्याय, तो उसकी अवधारणा क्या रही थी, तो वो इसमें बताना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि जो वैश्विक न्याय है वो होता क्या है। जो राजनीतिक दर्शन में अगर देखा जाए, वैश्विक न्याय का मुद्दा इस धारणा से जन्मा है कि मोटे तौर पर संसार अन्यायपूर्ण है। अब जो है वैश्विक न्याय किस बिहाफ पर ये इसकी धारणा का जन्म हुआ, कैसे? क्योंकि जो है मोटे तौर पर देखा जाए संसार जो है वो अन्यायपूर्ण है। पूरा वर्ल्ड, ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये देश में ही ऐसा हो। अब भारत में देखोगे तो बहुत सारे न्याय अन्याय की बातें होती हैं। यहाँ पे देखे जाते हैं बहुत सारे केसेस भी ऐसे होते हैं जिनके साथ फिर इंसाफ भी किया जाता है, उनको न्याय दिलाया जाता है कि नहीं, किन किन लोगों के साथ अन्याय भी होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ देश में ही हो। उस धारणा को इंटरनेशनल लेवल पर प्रस्तुत करना वैश्विक न्याय कहलाता है। तो वैश्विक न्याय जो है वो मानक अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत में घटक है, जो दुनिया के गरीबों के लिए दुनिया के अमीर के नैतिक दायित्व पर केंद्रित है। अब जो है वैश्विक न्याय जो एक तरीके से वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत में घटक के रूप में है कि जो अमीर लोग हैं, दुनिया के अमीर लोग जो होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, वो गरीबों के लिए मदद करते हैं। उनका जो नैतिक दायित्व है उन पर केंद्रित है क्या? वैश्विक न्याय। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए जा सकने वाले वैश्विक न्याय की संकल्पना जॉन रॉल्स की रचना ने 1999 में प्रकाशित द लॉ ऑफ पीपल्स ने निकली है। मतलब कि एक तरीके से जो ये वैश्विक न्याय है, वैश्विक न्याय की अवधारणा बोलें या संकल्पना बोलें, तो उसका मतलब ये है कि जॉन रॉल्स की रचना में 1999 में प्रकाशित द लॉ ऑफ पीपल्स जो है उसमें से ये अवधारणा निकली है। और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में एक बेहतर उदारतावादी समाज के संचालन के संदर्भ में भेदमूलक सिद्धांत के जरिए रेखांकित किया था कि आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कुछ इस तरह समायोजित किया जाना चाहिए कि हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। अब हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति कौन होते हैं? जो गरीब लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होते हैं। हीनता मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरी क्रिटिकल सिचुएशन में जो लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन ऐसी हो रखी होती है, जो बहुत गरीब होते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, ऐसी असमानताओं को कुछ इस तरह समायोजित किया जाना चाहिए। अब समायोजित होता है एक तरीके से, इस तरीके से उनको मैनेज किया जाए जो सामाजिक असमानता है, सामाजिक रूप से देख लो, आर्थिक रूप से देख लो। अब आर्थिक रूप से कैसा हो गया कि उनके पास पैसा नहीं होता, गरीब लोग जो होते हैं, और सामाजिक रूप से देख लोगे तो सोशल एक्टिविटीज़ में उनको बिल्कुल उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो उनको इस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि जो हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति हैं, जो गरीब हैं, बहुत लाचार हैं, तो उनको फ़ायदा हो। और यहाँ रोल्स का जो इरादा है वो न्याय संबंधी इस युक्ति को राष्ट्र की सीमाओं में लागू करने का है। अब राष्ट्र की सीमाएं कैसी होती है? रॉल्स की जो न्याय सिद्धांत है वो ये चाहते थे कि वो राष्ट्र राज्य में ही, अपनी जो देश है उसी में ही, इसकी सीमाओं में ही लागू करना है। जो न्याय का सिद्धांत इन्होंने लागू किया था, इनका मानना सिर्फ यही है कि वो राष्ट्र के अंदर ही, राष्ट्र के भीतर ही इस अवधारणा को लागू किया जाए। पर चार्ल्स बिज और फिर जो है थॉमस पॉगिन का आग्रह था कि रॉल्स द्वारा प्रस्तुत इन सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर लागू किया जाना चाहिए। अब इनका मानना इस बिहाफ पे था कि इनको ये लगता था कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये मुद्दा उठना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र राज्य में ज़रूरी नहीं है कि गरीबी और असमानता सिर्फ देश के अंदर ही हो। अब इंटरनेशनल लेवल पर इस मुद्दे को अगर देखें तो वो वैश्विक न्याय बन जाता है, इंटरनेशनल जस्टिस बन जाता है, जस्टिस। तो इस बिहाफ पर इनका मानना ये था कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भी ये चीज़ लागू होनी चाहिए। और उनकी दलील ये थी कि जिन कारणों से रोल्स इन्हें एक राष्ट्र राज्य के भीतर लागू करना चाहते हैं, वह वैश्विक स्तर पर भी मौजूद है।
अब देखो, उनकी दलील ये है कि जो ये राष्ट्र राज्य के अंदर जो लागू करना चाहते हैं, जो रोल्स हैं, ये जितने भी सिद्धांत हैं वो राष्ट्र राज्य के अंदर तो लागू करना चाहते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये वैश्विक स्तर पर भी जो है, इंटरनेशनल स्टेज पर भी देखा जाए वो मौजूद है। और इन लोगों को इस वक्त जो उस वक्त है निराशा हुई जब रॉल्स ने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत वैश्विक न्याय से संबंधित नहीं है। अब उन्होंने जो है, जो रॉल्स ने, क्योंकि इनको इस बात का बुरा लगा था, ये निराशाजनक हो गए थे जब रॉल्स ने इस बात को स्पष्ट किया था कि उनके द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है वो वैश्विक न्याय से संबंधित नहीं है, इसका कनेक्शन नहीं है वैश्विक न्याय से। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय की अपनी संकल्पना व्यक्त करने के लिए रॉल्स ने द लॉ ऑफ पीपल्स की रचना करके उन कानूनों को स्पष्ट किया है जिनके बारे में उनका मत है कि उनसे सुव्यवस्थित लोग सहमत होंगे। सुव्यवस्थित लोग वो होते हैं जो उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है, सुव्यवस्थित उनके मतलब अरेंजमेंट्स अच्छी होती है, वो अच्छी लाइफस्टाइल अपनी जी रहे होते हैं। तो जो रॉल्स का न्याय सिद्धांत है, उनका मानना, रॉल्स का मानना ही यही है कि वो अपनी मतलब ये संकल्पना है उनकी कि ये व्यक्त करने के लिए रॉल्स ने द लॉ ऑफ पीपल्स रचना की थी। तो उसमें कुछ कानून वगैरह थे जिसको स्पष्ट किया था। तो उनका मानना ये था कि कुछ जो पूंजीपति लोग हैं, जो सुव्यवस्थित लोग हैं, वो इन चीज़ों से, इन सिद्धांतों को समझेंगे और इस बात पर सहमत होंगे। और रॉल्स ने सुव्यवस्थित लोगों की श्रेणी में उदारतावादी लोगों और न्यायपूर्ण गैर उदारतावादी लोगों को भी शामिल किया था। अब जो है रॉल्स ने सुव्यवस्थित लोगों में क्या आता है कि सुव्यवस्थित लोगों में कौन आता है, उदारतावादी मेंटालिटी के लोग जो होते हैं और न्यायपूर्ण गैर उदारतावादी लोग भी होते हैं, जिसमें उदारतावादी भी इन्वॉल्व होते हैं और गैर उदारतावादी लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। और वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि उदारतावादियों द्वारा शालीन गैर उदारतावादियों को प्रोत्साहित करते हुए इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए कि हर समाज उदारतावादी ही हो। अब जो है इन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि उदारतावादी लोग जो हैं उनको गैर उदारतावादी को फोर्स नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए कि वो भी उदारतावादी बन जाए, उन जैसी मेंटालिटी इनके अंदर आ जाए, वास्तविकता को अपनाए। लेकिन जो है ऐसे आग्रह से उनकी जीवंतता जो है वो ख़त्म हो सकती है। जीवंतता होती है एक तरीके से जो उनकी जो जीवन जीने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो सकती है। अब लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, अगर हम मेंटालिटी को चेंज करना चाहें उनके ज़रिए, तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी चीज़ के लिए हम किसी दूसरे इंसान को फोर्स कर सकते हैं। अब वो जैसी अपनी लाइफस्टाइल जीना चाहता है वो जी सकता है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अब धर्मों को लेकर भी देख लोगे, धर्म जाति के आधार पर भी अगर लोगों को देखोगे तो धर्म बदलने के लिए हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकते। अब वो जिस मेंटालिटी को अपनाते हैं, जिस धर्म को अपनाते हैं, हम उसी के साथ ही अपनी लाइफस्टाइल जो है जीना चाहिए। तो इसकी वजह से जो होता है उनकी जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचती है। तो यही जो है रॉल्स कहना चाहते थे कि उनको उदारतावादी मेंटालिटी जो है, उदारतावादी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। तो रॉल्स ये मानते थे कि लोग उदारतावादी या गैर उदारतावादी, उनके बीच पारस्परिक सम्मान का कायम रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं है कि लोग जो हैं वो उदारतावादी मेंटालिटी के हों या गैर उदारतावादी मेंटालिटी के हों, दृष्टिकोण के हों। तो जो है इनके बीच सिर्फ पारस्परिक सम्मान का कायम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ज़रूरी नहीं है कि उदारतावादी हैं या गैर उदारतावादी है, किस चीज़ को वो मानते हैं नहीं मानते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। उनके बीच में सिर्फ सम्मान का कायम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद जो है रॉल्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तरफ मुड़ते हुए तय करते हैं कि उदारतावादी लोग जो होते हैं किस तरह की विदेश नीति का चुनाव करेंगे। अब रॉल्स के मुताबिक इस मुकाम पर उदारतावादी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि वे किस भौगोलिक क्षेत्र से हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं। अब उदारतावादी लोग जो हैं उनका मानना यह है कि उदारतावादी लोग जो हैं वो इस मुकाम पर आए हैं कि उनको इस बात का ही नहीं पता कि वो किस भौगोलिक क्षेत्र में हैं, किस देश में वो रह रहे हैं और देश में चल क्या रहा है और उनकी शक्तियाँ क्या हैं, उनकी पावर क्या है देश में रहने वाले लोगों की। तो उनको यही नहीं पता होता कि क्या चल क्या रहा है। और रॉल्स स्पष्ट करते हैं कि उदारतावादी लोग जो होते हैं वो 8 सिद्धांतों और 3 संस्थाओं का चुनाव भी करते हैं। उदारतावादी लोग जो होते हैं जिसमें से पहला है लोग स्वतंत्र और स्वायत्त हैं तथा उनकी स्वतंत्रता एवं स्वायत्त का दायरा लोगों द्वारा सम्मान किया जाना आवश्यक है। अब जो है लोग देश में रहने वाले जो लोग होते हैं, उदारतावादियों के जो है 8 सिद्धांत है, 8 सिद्धांतों को अपनाया जाता है जिसमें लोग हैं वो स्वतंत्र और स्वायत्त हैं। स्वतंत्र है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से, वो किसी पे डिपेंड होकर नहीं जी रहे, आज़ाद है वो हर तरीके से। तो उनका जो दूसरे लोगों द्वारा सम्मान किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा है अपने समझौतों में सभी लोग समान तथा भागीदार हैं।
अब जितने भी कार्यक्रम किए जाते हैं, जितने भी समझौते किए जाते हैं, वो पूरा समाज, पूरा देश जो है उस चीज़ को माने, वो सभी लोगों के लिए वो समान है और उसमें समान भागीदारी वो लोग लें। और तीसरी चीज़ है कि लोगों को आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन युद्ध का नहीं है। अब जो क्या होता है कि आत्मरक्षा तो करते हैं, सेल्फ डिफेंस तो लेते हैं एक तरीके से अपनी रक्षा करने के लिए, लेकिन उनको युद्ध करने का अधिकार नहीं है। अब क्या होता है कि जिन लोगों पर अटैक किए जाते हैं वो आत्मरक्षा तो करते हैं, अपनी सेल्फ डिफेंस में आके उन पर अटैक करते हैं, लेकिन उनको युद्ध करने का बहुत ज़्यादा जितनी ज़रूरत हो कि वो अपनी रक्षा कर सके उतनी रक्षा करने का उनको अधिकार है, लेकिन उनको ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या बदले में उनको ज़्यादा उन पर अटैक करना वो अलाउ नहीं। और लोगों को अहस्तक्षेप के कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अहस्तक्षेप होता है कि किसी की लाइफस्टाइल हो या किसी के मैटर में इन्वॉल्व होने का कर्तव्य जो है, ना होने का कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और लोगों को समझौतों और संधियों का पालन करना चाहिए। जितने भी कानून वगैरह देश में बनाए जाते हैं उनका पालन करना चाहिए। जितने भी समझौते समाज द्वारा किए जाते हैं, जितने भी समझौते, जितनी भी संधियां वगैरह देश के द्वारा करी जाती हैं, तो उनका पालन करना चाहिए। और युद्ध के संचालन के संदर्भ में लोगों को कुछ विशिष्ट प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए। अब क्या होता है कि जब पूरे देश में युद्ध छिड़ता है, छोटे मोटे, आप देखो कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ भारत को लेकर चलें, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे छोटे मोटी लड़ाई झगड़े, गृह युद्ध होते रहते हैं। तो उस युद्ध के चलते हुए लोगों को कुछ ऐसे प्रतिबंध दिए जाते हैं, उनका पालन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन प्रतिबंधों को पालन नहीं करेंगे वो लोग, तो युद्ध बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए उनके जो प्रतिबंध उन पर लगाए जाते हैं उनका पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है, लोगों को मानव अधिकारों का सम्मान करना होगा। मानव अधिकार जो है, लोगों को जो अधिकार मिले गए हैं उसका सम्मान करना होगा। और लोगों को ऐसे लोगों की सहायता करना जो ऐसी प्रतिकूल स्थिति में रह रहे हैं, जो उनको राजनीतिक और सामाजिक शासन प्राप्त करने में बाधा डाल रही है। अब क्या है कि लोगों को ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रतिकूल स्थिति होती है, एक तरीके से बहुत ख़राब स्थिति होती है, उनके अकॉर्डिंग नहीं होती है, वो बिल्कुल उनके अपोजिट होते हैं। तो उस स्थिति में रह रहे होते हैं ऐसे लोग, तो उनको राजनीतिक और सामाजिक शासन प्राप्त करने में उनको जो बाधा आ रही है ऐसे लोगों की, उनको मदद करनी चाहिए। और इन 8 सिद्धांतों में इस बात पर जोर दिया गया है कि लोग मानवाधिकारों का समर्थन करेंगे और कुछ आचरण संबंधी पाबंदियों का पालन करेंगे। और रोल्स के अनुसार उदारतावादी लोगों द्वारा चुनी गई 3 संस्थाओं में से एक संस्था है लोगों के बीच न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करेगी, और दूसरे लोगों को ऑपरेटिव बैंकिंग संस्था से उधार लेने में समर्थ बनाएगी, और तीसरी है जो यूएनओ की भूमिका निभाएगी। पहली तो यही है कि न्यायपूर्ण व्यापार सुनिश्चित करेगी। न्यायपूर्ण व्यापार होता है एक तरीके से ऐसा बिजनेस करना कि जिनके साथ भेदभाव ना हो, तो ऐसे व्यापार जो है उसको सुनिश्चित करेगी एक संस्था। और दूसरी संस्था क्या है कि वो बैंकिंग संस्था ऐसी होगी जिससे वो लोगों को उधार देने में मदद करेगी। और तीसरी ऐसी है जो यूएनओ का काम करेगी शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए। अब इसमें रोल्स का विचार क्या है? रोल्स का विचार ये है कि गरीब देशों को मदद के संदर्भ में विश्व बंधुत्व के समर्थकों और रोल्स के विचारों में अंतर है। अब क्या है कि जो विश्व के बंधुत्व के समर्थक हैं, जो विश्व बंधुत्व मतलब कि जो इनकी अवधारणाएं हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर जो है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, अब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके समर्थकों में और रोल्स के विचारों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब रोल्स मानते हैं कि कुछ समाजों में सुव्यवस्थित बनने के लिए आवश्यक संसाधन, पूंजी, ज्ञान, सांस्कृतिक परंपराओं का अभाव होता है। अब क्या होता है कि रोल्स का विचार क्या है कि सुव्यवस्थित बनने के लिए इन चीज़ों की कमी होती है। क्या? आवश्यक संसाधन, उनको संसाधनों की कमी होती है, वो बन ही नहीं पाएंगे अगर इनको संसाधनों की कमी होगी, ज्ञान की कमी होगी, पूंजी की कमी होगी, सांस्कृतिक परंपराएं जो हैं उनका अभाव होता है। और सुव्यवस्थित लोगों का कर्तव्य है कि वे ऐसे समाजों को सुव्यवस्थित लोगों जैसा बनाने में मदद करें। अब सुव्यवस्थित लोग जो होते हैं, जो इन सब चीज़ों को मिल जाता है, पैसा, धन, दौलत, जो परंपराएं जो हैं उनको संसाधन वगैरह जो मिले होते हैं, अमीर जो लोग होते हैं, तो वो उन लोगों का कर्तव्य ये बनता है कि ऐसे समाजों को भी, समाज में रहने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी सुव्यवस्थित लोगों के जैसा बनाने में उनको मदद करें। मतलब कि जो है अन्यायपूर्ण संस्थानों की स्थापना करना ही उनका प्रमुख काम है, कि मतलब कि जो न्यायपूर्ण संस्थाएं वगैरह जो है उनकी स्थापना करना ही उनका सबसे प्रमुख काम है, जो पूंजीपति लोग हैं।
अब आता है रोल्स के अनुसार, एक बार ये लक्ष्य हासिल हो जाने पर आगे किसी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो भी उनको हर चीज़ की फैसिलिटीज़, अगर उनको बेसिक नीड्स जो हैं, जो गरीब लोग हैं समाज में रहने वाले, उनको अगर उनकी बेसिक नीड्स उनको प्रोवाइड कराई जाएगी, अगर उनको बेसिक नीड्स मिल चुकी होगी तो आगे उनको किसी हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती। भले ही जो ये समाज है तुलनात्मक रूप से गरीब बना रहे। अब तुलनात्मक रूप से गरीब कैसे हो सकता है? एक तरीके से कि बाकी देशों के मुकाबले ये भले ही गरीब बना रहे तो उनकी ज़रूरतें जो है हर इंसान, क्योंकि गरीब कैसे होता है, उनका मानना ये है कि गरीब लोग ऐसे हैं कि क्योंकि अमीर लोग गरीबों की मदद नहीं करते हैं तो वो गरीब और बनते जाते हैं, जिसकी वजह से देश जो है वो पिछड़ा हुआ होता है। दूसरी चीज़ जो है, इनका मानना ये है कि तुलनात्मक रूप से भले ही वो गरीब रहे, मतलब पूंजीपति जो बड़े बड़े देश हैं उनकी तुलना में वो भले ही वो देश गरीब रहे लेकिन हर इंसान की बेसिक नीड्स पूरी हो। और रोल्स के अनुसार किन्हीं खास समाजों की संपन्नता में उस समाज की राजनीतिक संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। अब राजनीतिक संस्कृति है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें देखी जाती है। और संपत्ति जमा संसाधनों से नहीं, संपत्ति जमा संसाधनों से नहीं बल्कि किसी खास समाज की राजनीतिक संस्कृति है उससे उत्पन्न होती है। रोल्स इन्हीं कारणों के आधार पर थ्योरी ऑफ जस्टिस में पेश किए गए न्याय के सिद्धांत को राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू का विरोध करते हैं। ये कुछ रीजंस थे जिसके बिहाफ पर थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने जो न्याय के सिद्धांत को पेश किया था तो वो राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको लागू करने के लिए विरोध भी वो लोग करते हैं। कितनी जोर की खाटा लगी अम्मी। तो मानना है, इनका मानना ये है कि ज़रूरी नहीं है इंसान जो है पिछड़ा किस बिहाफ पे होगा। पूंजी जो संपत्ति जमा संसाधन होते हैं, संपत्ति जमा मतलब कि बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा होता है, उसी को देखकर ही जो है वो न्याय होगा उन लोगों के साथ। लेकिन वो इनका मानना ये नहीं था, लेकिन इनका मानना ये था कि खास समाज की जो राजनीतिक संस्कृति है उससे उत्पन्न होती है ये चीज़ें। अब ये चीज़ें किस बिहाफ पे उत्पन्न होती हैं? न्याय जो है, अब न्याय को देखोगे, अब इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आओगे न्याय को, जो बड़े बड़े जो कंपैरिजन होते हैं, हम जो विकासशील देश हो गए, विकसित देश हो गए, उनके बीच में कंपैरिजन होता है कि हाँ ये गरीब देश है और ये अमीर देश है, तो न्याय इनके साथ किया जाना ज़रूर, इस बिहाफ पे इनके साथ न्याय नहीं किया जाना चाहिए, इस बिहाफ पर किया जाना चाहिए कि वो समाज में जो है उनको समान भागीदारी हो। इसीलिए जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है इनको न्याय के सिद्धांत का विरोध करते हैं, कि न्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए ये विरोध करते हैं। अब मैं ये दोबारा से ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको क्या है इसमें, कि इनका मानना ये था कि अब क्या होता है कि जो न्याय है, अब न्याय इनको इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखेंगे वैश्विक न्याय को, वैश्विक न्याय में देखोगे अगर ये एक तरफ विकासशील देश हो गए, दूसरी तरफ विकसित देश हो गए। अब विकसित देश जो हैं बहुत अमीर होते हैं, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ये सब अब बहुत ज़्यादा विकसित देश होते हैं। और ये दूसरी तरफ विकासशील देश, भारत, चीन जैसे जो आते हैं, ब्राज़ील वगैरह, तो ये सब जो है विकासशील देश होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो इनके साथ न्याय किया जाए। अब विकसित देश जो है विकासशील देशों का न्याय कैसे कर सकते हैं? इंटरनेशनल लेवल पर अगर इसे देखें तो ज़रूरी नहीं है कि इनको पैसा दें, धन दें, जो भी है उनको दें, उसी के बिहाफ पर जो है ये अपना डेवलपमेंट करे। उनका मानना ये था कि जो विकासशील देश है, अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ विकासशील देश हो, देश का हर दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें जो है वो उनका न्याय किस बिहाफ पे हो? सामाजिक रूप से, कि सामाजिक रूप से उनको पिछड़ापन ना हो। तो इसी के बिहाफ पे ये वैश्विक न्याय का विरोध करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर जो है उनको लागू करने के लिए मना करते हैं। और इसी के चलते जो थॉमस पोगे हैं उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि 2 अंतर्राष्ट्रीय अधिकार खामतौर पर भूमिका निभाते हैं। अरे अम्मी पहला है अंतर्राष्ट्रीय उधार विशेषाधिकार और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन विशेषाधिकार। थॉमस पोगी ने ये स्पष्ट किया है अंतर्राष्ट्रीय अधिकार खासतौर पर 2 तरीके से होता है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय उधार विशेषाधिकार, अधिकार नहीं है ये, उधार विशेषाधिकार है, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन विशेषाधिकार। अब कोई सरकार जो अपने राज्य में अपनी शक्तियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं इसकी चिंता कोई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नहीं करता। अब राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, जितने भी उनका कानून बनाए जाते हैं किसी देश को लेकर, अब एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं, भारत है, भारत एक देश है। अब देश में बने हुए जितने भी कानून हैं, जितने भी राज्य हैं, राज्य द्वारा जितने भी कानून वगैरह बनाए जाते हैं, इससे इंटरनेशनल लेवल पर जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और दमनकारी सरकारें अपने देश की ओर से उधार ले सकती है।
अब दमनकारी सरकारें क्या कौन होती है? जो दमन करती है मतलब कि शोषण करती है अपने देश का। अब जो दमनकारी सरकारें होती हैं वो अपनी देश की ओर से वो उधार ज़रूर ले सकती है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन विशेषाधिकार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय उधार वो ले सकती है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन विशेषाधिकार हुआ। और या तो वो अपने देश प्राकृतिक संसाधनों को भी बेच सकती है, ये भी उनका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन विशेषाधिकार हुआ। अब जो है इन दोनों के बीच में पोगे के अनुसार क्या है कि इससे विकसित देशों को फ़ायदा होगा और इसलिए वह भी इन बातों को स्वीकार करते हैं। अब स्वीकार किस बिहाफ पे करते हैं? अब इंटरनेशनल लेवल पर जो इनके मुद्दे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जो संसाधन है उनका विशेषाधिकार होता है, चाहे वो उधार लें चाहे वो अपने संसाधनों को बेचे, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर मुद्दा हुआ वो। लेकिन अपने राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं वहाँ पे उनके साथ वो कैसा बिहेव करती है, उनके लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं, क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उस चीज़ से कोई लेने देना नहीं है। अब आता है ये उनका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन विशेषाधिकार है और पोगे के अनुसार से विकसित देशों को फ़ायदा तो होता है, इसलिए इस बात को वो भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे उन्होंने वो बताया था रोल्स का सिद्धांत जो बताया था। और पोगे इस बात पर भी जोर देते हैं कि संपन्न विकसित समाजों में रहने वाले लोग जो हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। संपन्न विकसित समाज कौन होते हैं? जो देश होते हैं, विकसित देश जो होते हैं उसमें जो समाज है पूरा सोसाइटी जैसी है उनकी, तो उनका में रहने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अन्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था को ख़त्म करें। अन्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था क्या होती है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो वैश्विक व्यवस्था बनाई गई है, जो भी कानून बनाए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर सभी देशों पर मान्य होते हैं, वो उन लोगों को मानना पड़ता है उसको। तो जो विकसित समाज है, विकसित देश है, उनका कर्तव्य बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस अन्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था है उसको ख़त्म किया जाए। ऐसा इंटरनेशनल लेवल पर जो सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम जो है उनको ख़त्म किया जाए, अन्यायपूर्ण जिसे बोलते हैं। और जो गरीब देश हैं, गरीब लोग हैं, उनको इससे होने वाले नुकसानों से वो बचाएं। और रोल्स ने आर्थिक रूप से दुनिया के गरीबों की मदद के लिए किसी स्पष्ट दायित्व को रेखांकित नहीं किया। अब जो रोल्स हैं उन्होंने आर्थिक रूप से दुनिया के गरीबों की मदद करने के लिए उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं दिया, स्पष्ट दायित्व नहीं दिया, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं दिए इनको ख़त्म करने के लिए। लेकिन जो थॉमस पोगे हैं उन्होंने रोल से आगे जाते हुए इस पर जोर दिया है कि अमीर लोगों का ये दायित्व बनता है कि गरीब लोगों की मदद करें। अब गरीब लोगों की मदद कैसे हो सकती है? इंटरनेशनल लेवल पर अगर इस मुद्दे को उठाया जाएगा तो विकसित देश जो हैं वो विकासशील देशों की मदद करेंगे, पूंजी देंगे, पैसा देंगे, उनको संसाधन देंगे, उनकी मदद करेंगे। तो उनका मानना ही ये था। रोल्स ने तो अपने देश में रहने वाले समाजों के साथ जो करना था वो कर लिया। इट मीन्स कि देश में रहने वाले जो सोसाइटी है, एक देश में जो सोसाइटी बनी उसमें अमीर गरीब का तो देख लिया, लेकिन उसको इंटरनेशनल लेवल पर लाना भूल गए क्योंकि वो तो गरीब रह ही रह गए। अब विकासशील देश जो है, इसमें भारत देखोगे तो भारत जो है वो विकासशील देशों में आता है। तो भारत के अंदर तक जो है राष्ट्र राज्य जो हो गया, राष्ट्र राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया था रोल्स ने। लेकिन जो है थॉमस पोगे ने इसको इंटरनेशनल लेवल पर उठाया, जिसमें विकासशील, उनका मानना ये था कि विकसित देश विकासशील देशों को की मदद करें। तो कुल मिलाकर जो है रोल्स बीच और या पोगे के बीच का सिद्धांतीकरण अमीर देशों के लोगों के बीच में चलने वाला विमर्श लगता है, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा विचार विमर्श रहा था इस चीज़ को लेकर कि इसको इंटरनेशनल लेवल पर इस मुद्दे को उठाया जाए कि ना उठाया जाए। तो ये सब इसमें पूरा टॉपिक था कि इनकी मेंटालिटी मैंने आपको बताई है कि वैश्विक न्याय क्या था। तो इसमें पूरा टॉपिक इसमें होता है कवर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।